नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुजाता मैम। अजय सेट पाइनियर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी का हम छठा जो पाठ है हमारा पेटूराम, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पाठ के जो लेखक है वो है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल, ठीक है। अब पेटूराम, पेटूराम यानी देखो जो इंसान होते हैं उनका पेट काफी बाहर निकला होता है और वो खाने में बहुत ही भुक्कड़ टाइप के होते हैं, यानी उन्हें बहुत ज्यादा खाना पसंद है। उन्हें भी कई बार पेटूराम कहा जाता है ना। देखो हम कैसे मोटू मोटू जो रहते हैं, जिनका पेट बड़ा होता है, उन्हें हम भी पेटूराम कह के बुलाते हैं ना अक्सर। लेकिन अब ये दूसरे पेटूराम है जिनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। देखिए, अब ये जो डायलॉग राइटिंग है ना, यानी कॉन्वर्सेशन, ये पेटूराम और जिनके यहाँ वो मेहमान बनकर गए थे, उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है ना, बातचीत है। तो ये डायलॉग राइटिंग हम इसे कहेंगे। तो चलिए, पेटूराम जब उनके घर पर जाते हैं तो वो जो लेडी है ना, वो जो जिसे हम औरत कहेंगे, ओके। तो उन्होंने उन्हें ऑफर किया खाने के लिए। अब भोजन, भोजन का मतलब क्या होता है? भोजन यानी खाना, ठीक है। खाने को हिंदी में भोजन भी कहा जाता है। कि चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, अब पेटूराम ने जवाब दिया। पेटूराम ने क्या कहा कि आप कीजिए भोजन, मैं, और वो रुक गए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? फिर उन्होंने सवाल किया कि आप भोजन नहीं करेंगे? तब पेटूराम ने जवाब दिया, आज मेरा उपवास है। अब उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भोजन का त्याग, यानी भोजन का त्याग करना, कुछ ना खाना, ठीक है। उपवास यानी कुछ भी ना खाना। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। अब फिर से वो जो लेडी, यानी वो जो औरत है, या फिर उन्होंने पेटूराम को कहा कि उपवास में कुछ तो लेते होंगे। देखो, हम भी हमारे घर में भी उपवास किए जाते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो रहती है जो उपवास में खाई जाती है ना, हम खाते हैं। तो उसी तरह से वो जो औरत है या लेडी है, उन्होंने पेटूराम से पूछा कि आप उपवास में कुछ तो खाते होंगे, जो मोहतरमा है, ठीक है। तब उन्होंने जवाब दिया, पेटूराम ने, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अब पेटूराम ने क्या कहा कि थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। देखो, संकोच का मतलब होता है हिचक, यानी हिचकिचाहट। तो जैसे उन्होंने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था, फिर वो थोड़ा सा संकोच में आ गया है ना, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस कहा मैं। तो जब उन्होंने कहा कि आप उपवास में कुछ तो लेते होंगे, मोहतरमा को जब पता चला कि पेटूराम का तो उपवास है, तब पेटूराम ने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अब वो मोहतरमा ने कहा, फिर संकोच कैसा, यानी हिचकिचाहट कैसी? कृपया बताइए। कृपया का मतलब होता है कृपा करके, यानी रिक्वेस्ट करना, कि कृपया बताइए कि आप क्या खाएंगे या क्या खाते हो उपवास में। तब पेटूराम ने कहा, अंगूर मिलते हैं। देखो, उन्होंने पूछा अंगूर मिलते हैं, अंगूर यानी ग्रेप, ओके। हाँ, बहुत मिलते हैं। वो जो सामने मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। देखो, केवल आधा किलो। पेटूराम तो अकेले है और उन्होंने कहा कि केवल, केवल का मतलब सिर्फ, सिर्फ आधा किलो। ओके, ठीक है। और फिर से मोहतरमा ने पूछा, और? अब पेटूराम बोले, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। देखिए, अब आधा दर्जन केले, आधा दर्जन यानी तकरीबन 6, ओके। हाफ डजन का 1 डजन का मतलब होता है 12, यानी हाफ, उसके आधा 6। आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब, सेब यानी एप्पल, ओके। और देखो, मोहतरमा ने फिर से पूछा, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस ये कुछ और? देखो, अब उसके बाद और उन्होंने ऑफर की, मेवा, मेवा यानी सूखे फल, जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम, काजू, किशमिश ये सब आते हैं। तो उन्होंने 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई यानी स्वीट। अब उन्होंने
फिर मोहतरमा ने फिर से पूछा, बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। देखो यानी उनकी जो फरमाइश थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। इसके बाद भी उन्होंने और कौन सी चीजों को ऑफर किया कि आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। अब वो रुक गए। ठीक, और कोई आज्ञा? देखो मोहतरमा ने कहा कि ठीक है, या और कोई आज्ञा यानी और कुछ आपके आज्ञा में पेश किया जाए। देखो अब वो भी संकोच में पड़ गई, लेकिन वो मेहमान थे उनके, इसीलिए उन्हें उनका मेहमान नवाजी करना था, है ना उन्हें। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो फिर आखिर में उन्होंने क्या जवाब दिया उन मोहतरमा को या लेडी को कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं अधिक नहीं खाता। इसके बावजूद इतनी सारी बातें चीजें उन्होंने मंगवाई और उसके बाद पेटूराम क्या कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, मैं अधिक नहीं खाता। यानी सोचिए कि उनका उपवास ना होता तो वो कितना खाते, है ना। इंटरेस्टिंग। तो देखो बच्चों, हमने पाठ तो पढ़ लिया। अब इसमें जो जो पदार्थ शामिल हुए या जिन चीजों के नाम आए, जैसे मेवा हो, मिठाई हो, केले हो, सेब हो, फिर अंगूर हो, तो ये कितनी मात्रा में उन्होंने मंगवाया है ये हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर जो दिए गए शब्दार्थ है वो भी आपको लिखने हैं, पढ़कर लिखने हैं। ठीक है, रीड एंड राइट। उसके बाद आपको जो ये हमारा पाठ है, छठा पाठ पेटूराम, उसे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि अगर हम उसे पढ़ेंगे तो ही हम उसके जो सवाल है उनके जवाब आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो आफ्टर रीडिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक। ओके, पूर्ति करना यानी फिल करना, रिक्त स्थान यानी ब्लैंक, जो ब्लैंक स्पेस है या जगह है वहां पे हमें सही जवाब को लिखना है, आंसर को लिखना है। तो हमारा पहला जो वाक्य है या सेंटेंस है वो रहेगा, पेटूराम खाने पीने में डैश नहीं करते। चलिए बताए, पेटूराम खाने पीने में क्या नहीं करते? संकोच। ठीक है, संकोच नहीं करते। तो हम इसे लिखेंगे संकोच, स के ऊपर डॉट होगा, संकोच। जबकि ये आंसर है, हम इसे डैश देख करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पेटूराम एक पाव डैश खाएंगे। बताइए पेटूराम एक पाव क्या खाएंगे? अगर आपने लेसन रीडिंग किया होगा तो आपको जरूर इसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। पेटूराम एक पाव मेवा खाएंगे, तो हम लिखेंगे मेवा। मेवा यानी सूखे फल। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा वाक्य, पेटूराम एक डैश सेब खाएंगे। सेब यानी एप्पल। अब बताइए पेटूराम एक डैश यानी एक सेर, एक पाव या एक किलो, कितना सेब खाएंगे? 1 किलो। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 किलो। नेक्स्ट, पेटूराम आधा लीटर डैश पिएंगे। बताइए पेटूराम आधा लीटर पानी पिएंगे, दूध पिएंगे या जूस पिएंगे? आधा लीटर दूध पिएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे दूध। एंड लास्ट, आखिरी हमारा जो वाक्य है, पेटूराम उपवास में डैश नहीं खाते। बताइए पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते, कम नहीं खाते या बिल्कुल भी नहीं खाते? अधिक नहीं खाते, है ना। आखिरी जो पार्ट का सेंटेंस है वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते, जबकि उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट दी थी उन मोहतरमा को, है ना, खाने के लिए उपवास में, और फिर भी वो क्या कह रहे कि वो अधिक नहीं खाते। अधिक। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो फिलअप्स है वो पूरे हो चुके हैं। पढ़कर इसे लिखिए आपकी ट्यूशन बुक में, बिकॉज ओरल में आपको ये सारे पूछे जाएंगे। अब हम इनके सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपना जो दूसरा प्रश्न है उसे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो, यानी आंसर इन 1 सेंटेंस। ओके, पहला हमारा सवाल है, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए? बताइए पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए थे? तो पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए थे। ओके, नेक्स्ट, पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया था पेटूराम ने दूध के साथ साथ?
बताइए, अगर आपने लेसन रीड किया होगा तो आप जरूर इसका आंसर जल्दी से दे सकते हो। पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। क्या मंगवाई? रबड़ी। ठीक है, यहाँ पे रबड़ी की मात्रा जो है ई की मात्रा है, इसलिए मंगवाई। ओके, हमें जो आखिरी हमारे वे शब्द है उन पे भी ध्यान देना है, किस तरह से लिखे गए हैं। मंगवाए, म के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। ओके, मंगवाया, फिर मंगवाई, इन सब बातों पे हमें गौर करना है और फिर उसी तरह से हमें राइटिंग वर्क करना है। ठीक है, तीसरा जो हमारा सवाल है, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए। अब इस पार्ट में कौन से फलों के नाम आए हैं, यानी पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए थे। तो देखिए, पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। अंगूर यानी ग्रेप, ठीक है, केले बनानास और सेब यानी एप्पल्स। हमें हिंदी में ही लिखने हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ, वरना आप इंग्लिश में आंसर लिख दोगे एप्पल्स वगैरह, ऐसे नहीं, हमें हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी हमारा जो सवाल है, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए। कितने केले मंगवाए थे पेटूराम ने? तो पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। अब दर्जन कैसे लिखा है, देखो, द ज के ऊपर रफार होगा, न, दर्जन, आधा दर्जन केले मंगवाए। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसके बाद हमें ये एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। कंटिन्यू करेंगे और हमारे सवाल जो है वो बाकी है, उसे भी हम पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम हमारा जो अगला सवाल है ये हमारे व्याकरण विभाग से है। ठीक है, ग्रामर पार्ट है। यहाँ पे हमें कुछ विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो, यानी हमें चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों को हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए हम उन्हें पढ़ते भी है और समझते भी है। देखो, इन इंग्लिश हमें सारे जो मार्क्स होते हैं, चिन्ह का मतलब होता है मार्क्स, वो पता होता है, यानी क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, है ना। बट हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं ये हमें पता नहीं है। तो चलिए अब हम उन्हें समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल है, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड तक के याद रखना है। ठीक है, हर साल हमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, व्याकरण विभाग में आता ही है, यानी अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप, जो कि हिंदी में हम स्टैंडिंग लाइन, है ना, जब हम हमारा वाक्य पूर्ण करते हैं या सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तब हम स्टैंडिंग लाइन देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। उस चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम। दूसरा जो है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा, है ना, जिस तरह से हम कॉमा देते हैं वर्ड के बीच में, एक से ज्यादा कैटेगरी के अगर शब्द आते हैं तो उस कॉमा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है वो है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी डॉट एंड कॉमा, इस तरह से जिसे सेमीकोलन कहते हैं। ठीक है, सेमीकोलन यानी जो सेंटेंस अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसमें ये चिन्ह यूज होता है। ठीक है, अर्ध विराम याद रखिए, पूर्ण विराम स्टैंडिंग लाइन, अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम सेमीकोलन, एंड नेक्स्ट चौथा जो है वो हम सबको पता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। और पांचवा जो हमारा विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लामेटरी मार्क। विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना। देखो, कोई भी बात देखकर या सुनकर सडनली फीलिंग आती है, सडन फीलिंग आती है, ओह वाव व्हाट, इस तरह से, है ना, सडन फीलिंग, तब ये जो चिन्ह होता है इसका यूज किया जाता है, जिसे हम एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं। उस एक्सक्लामेटरी मार्क को हिंदी में कहते हैं विराम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक थोड़ा बड़ा है ये शब्द, हाफ ऑफ करके भी आप पढ़ सकते हो। विस्म, आधे स को म ज्वाइन किया है, या य को काना या, दी द को पहली विलांटी, विस्मयादि बोधक, ब को काना एक मात्रा, बोधक, विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, याद रखिए चिन्हों के नाम और उन चिन्हों को। अब देखिए, मैं
इन्हीं चिन्हों के थ्रू आपको कुछ सेंटेंस बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे अंगूर मिलते हैं क्वेश्चन मार्क, जबकि हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक सवाल है। अंगूर मिलते हैं, है ना, इस तरह से जब क्वेश्चन मार्क रहता है तब हम समझ जाते हैं कि ये एक सवाल है। अंगूर मिलते हैं, है ना, क्वेश्चन है। और ये जो सारे सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखे ये हमारे पार्ट के आधार पर ही है, यानी सारे के सारे सेंटेंस पार्ट में जो है आए हुए हैं। फिर जैसे एक और भी सवाल है, आप उपवास में क्या खाएंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना, इस तरह से। बट अगर हम सिंपली ये सेंटेंस रीड करते हैं अंगूर मिलते हैं, तो मतलब और उसके आगे अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये एक सवाल है ना। नेक्स्ट जो है, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। अब यहाँ पर दो सेंटेंस जो है उनको ज्वाइन किया गया है ना, इसीलिए बीच में क्या आया है, कॉमा, यानी कि अल्पविराम। आधा किलो केले, 1 किलो सेब, यानी सेब और केले दोनों एक ही कैटेगरी के फल है ना, इसीलिए उनके बीच में ये अल्पविराम आया है, यानी कॉमा आया है। दो सेंटेंस जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें कॉमा रहता है, या दो शब्द, ठीक है, एक ही कैटेगरी के। तीसरा जो है, मैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लामेटरी मार्क। मैं संकोच हुआ है वहां पे उसे, है ना, संकोच से वो कह रहा है मैं, यानी विस्मय, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया है एक्सक्लामेटरी। और लास्ट, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। देखो ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा अर्धविराम और पूर्ण विराम दोनों का यूज हुआ है। क्यों? बिकॉज कि ये अर्धविराम इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी तक ये जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं हुआ है, ये जो वाक्य है उसे पूरा नहीं बताया गया, इसीलिए नहीं नहीं अर्धविराम आज मेरा उपवास है, अब ये पूर्ण हुआ है, इसीलिए पूर्ण विराम। आ रहा है समझ में? तो आपको इन चिन्हों को और इन वाक्यों को अच्छे से लिखना है और लर्न भी करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा जो आखिरी सवाल इस लेसन का, यानी इस पार्ट का, छठे पार्ट का, पेटूराम, अब हम हमारा जो आखिरी सवाल है उसे देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हमें समझना है। तो चलिए, नीचे दी गई वस्तुएं किस माप से तौली जाती है, क्वेश्चन मार्क, यानी बताना है हमें कि किस माप से तौली जाती है। तोलना यानी वजन करना उसका, ठीक है। माप यानी मेजरमेंट के हिसाब से जो वस्तुएं हैं वो किस माप से तौली जाती है वस्तुओं को। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये इस तरह के सवाल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं स्कूल की परीक्षा में, तो आपको बिल्कुल भी उसकी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अंगूर जो है, जी हाँ, वो फल है, बट अंगूर किस माप में यानी किस तरह के मेजरमेंट में तोला जाता है, वजन किया जाता है, तो किलो, है ना, किलो यानी किलोग्राम, केजी, यानी आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से, ठीक है। अंगूर किलो। दूध लीटर, जैसे कि दूध एक लिक्विड फॉर्म है, यानी द्रव्यवाचक है, द्रव्य पदार्थ है ना, इसीलिए उसकी जो मेजरमेंट है वो लीटर में होती है। ये सारी जो बातें हमने मैथ्स में पहले पढ़ चुके हैं, किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये सब, है ना। तो दूध किस माप में तोला जाता है, लीटर में, 1 लीटर, आधा लीटर, है ना, इस तरह से। मिलीलीटर, लीटर, 500 मिलीलीटर का मतलब होता है आधा लीटर, 500 ml, ओके। और 1000 ml यानी 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है लीटर, ओके। दूध लीटर। मिठाई, जैसे कि हम शॉप में हमेशा मिठाई खरीदने जाते ही है ना, जब हमारे घर पे कोई फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, दिवाली, रक्षाबंधन, जो भी, तब हम मिठाई जो है वो किलो में लेते हैं, यानी कौन से माप में, किलो में। जैसे आधा किलो पेड़े, 1 किलो बर्फी, गुलाब जामुन या जिलेबी, ये हम किस माप में लेते हैं, किलो में, ठीक है। मिठाई किलो। नेक्स्ट, केले। अब केले भी फल ही है, बट केले हम जिस मेजर में लेते हैं उसे दर्जन कहते हैं, ठीक है। दर्जन यानी 12
का मतलब होता है 1 दर्जन, तो उसका हाफ हुआ आधा दर्जन यानी 6। ठीक है, इस तरह से केलों का जो माप होता है वो दर्जन में होता है। ठीक है, दर्जन के हिसाब से उसे तौला जाता है। नेक्स्ट कपड़ा। अब कपड़ा यानी क्लोथ, वो मीटर किसमें तौला जाता है? मीटर में, यानी कपड़े सेंटीमीटर मीटर में हम नापते हैं। ठीक है, कपड़ा मीटर, 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से हम कपड़े जो है वो खरीदते हैं। नेक्स्ट पेट्रोल। अब जैसे कि पेट्रोल भी एक लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसे भी हम लीटर में ही तौलेंगे, लीटर में ही उसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़कर आपको लिखनी है, याद कर कर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी राइटिंग वर्क हुआ है बच्चों, अच्छी हैंड राइटिंग में आपको होमवर्क करना है और साथ साथ लर्न भी करना है, बिकॉज ओरल में सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो छठा लेसन है, पार्ट है पेटुरम, वो पूरा हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट होता है।